नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं बढ़ाई बॉन्ड खरीद की सीमा, हालांकि जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 1.7% किया। 2017 तक सिस्टम में हर महीने डाले जाएंगे 8,000 करोड़ यूरो। ईसीबी के फैसले के बाद ग्लोबल बाजार भी निराश, अमेरिकी और यूरोपीय बाजार गिरकर बंद। वहीं एशियाई बाजार की खराब शुरुआत, एसजेएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। 24 घंटों के अंदर ही येस बैंक ने टाला $100 करोड़ का QIP। नियमों में बदलाव का दिया हवाला, लेकिन जानकारों के मुताबिक शेयर में गिरावट से डरा बैंक। राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही जीएसटी संविधान संशोधन बिल बना कानून। अब आएगा जीएसटी बिल, मनी बिल की तरह पेश कर सकती है सरकार। और घट सकती है इंडस्ट्री की ग्रोथ। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 2.1% से गिरकर 1.37% रहने का अनुमान। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और थोड़ी सी कमजोरी के साथ दुनिया भर के बाजारों में कामकाज। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ आज शुरुआत होती हुई, इसीलिए हमारा निफ्टी जो सिंगापुर में लिस्टेड है वो भी 0.5% के आसपास की नरमी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। दरअसल कच्चे तेल में अच्छे खासे उछाल के बावजूद दबाव है, और दबाव इसीलिए क्योंकि ईसीबी से जो डिसअपॉइंटमेंट आया है वो मियाद नहीं बढ़ाई। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग वहां पे चल रही थी, पैसा डालने की, लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जो मुहिम थी, उसकी मियाद नहीं बढ़ाई गई है, उससे शायद बाजार डिसअपॉइंट होता हुआ। वो मैं आगे डिटेल में समझूंगा, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजार आज एक रेंज बाउंड सेशन होगा, यानी कि एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वो दायरा है 8850 से 8950 का। तो इस दायरे को कैसे प्ले अप करा जाए, ऊपर बेच दूं नीचे खरीद लूं, ये अनिल से मैं डिटेल में आगे समझूंगा। इनफैक्ट एक और एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। और मेरे साथ आज मेरे सहयोगी हेमंत घई ग्लोबल क्यूज पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और ग्लोब कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा, क्या पूरा डिसअपॉइंटमेंट ईसीबी की तरफ से आया? जी हाँ, ईसीबी की तरफ से तो आया ही है, लेकिन इस समय देखिए आपकी स्क्रीन पर जो खबरें आ रही हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट की खबरें हैं। तो एशियाई बाजारों के ऊपर ये एक और खबर है जो नेगेटिव तरीके से काम कर रही है। जापान का बाजार देखिए नीचे फिसलता हुआ, हालांकि येन जो है वो कमजोर है, तो ये खबर जो है उसका असर साफ तौर पर इस समय देखने को मिल रहा है। और नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट किया है, अब माना जा रहा है शायद जापान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये इस समय एशियाई बाजार का सेंटीमेंट साफ तौर पर कमजोर कर रही हैं। लेकिन सेंटीमेंट देखिए ईसीबी ने भी कोई बढ़ाया नहीं है। एक्सपेक्टेशंस भी हालांकि कम थी कि 80 बिलियन यूरो मार्च 2017 तक जो खरीदने की उनकी योजना थी उसको विस्तार करने की एक्सपेक्टेशंस कम थी, लेकिन देखिए हुआ भी नहीं विस्तार, को पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए भी आप देखिए वहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। साथ ही ईसीबी की अब बैठक खत्म हो चुकी है, सबकी नजरें होंगी साफ तौर पर एफओएमसी क्या करता है 20-21 तारीख को। लेकिन आप देखिए यूएस के मार्केट्स ने भी कल दबाव के साथ ही कारोबार किया, अच्छी तेजी वहां पर देखी जा चुकी है। और डाउ में देखिए कल गिरावट देखने को मिल रही थी। एप्पल ये एक ऐसा इसका जो लॉन्च है वो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो एप्पल के लॉन्च से खुश नहीं है। ये एक और चीज थी जो नेगेटिव तरीके से काम करती हुई दिख रही थी। तो बहरहाल अच्छे संकेत नहीं है साफ तौर पर। और आपको चलिए चलते चलते ये भी सुना देते हैं मारियो द्रागी जी ने क्या कहा, ईसीबी के चीफ हैं। Overall, while the available evidence so far suggests resilience of the euro area economy to the continuing global economic and political uncertainty, our baseline scenario remains subject to downside risks. ओके, तो ईसीबी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करा, इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे गए। और कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो क्यूई प्रोग्राम है जिसकी मियाद मार्च 2017 में खत्म होनी थी, उसके एक्सटेंशन पे शायद मारियो द्रागी साहब कुछ बोलेंगे, लेकिन फिलहाल वो कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट वहां से आता हुआ नहीं। तो सेंट्रल बैंक के ग्लोबली एक्शंस को लेकर एम्युनिशन कहा जा रहा है खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा उनके पास अब स्कोप नहीं है हालात सुधारने के लिए। और दूसरा, इन लेवल्स पे ग्लोबल मार्केट्स में वैल्यूएशंस को लेकर तो कंसर्न्स नहीं है, इसीलिए आपने देखा अमेरिकन मार्केट्स में प्रेशर, बावजूद इसके कि कल कच्चा तेल 4.5% उछला था। जहां तक नॉर्थ कोरिया की बात है, हाँ, आज सुबह सुबह डेवलपमेंट आता हुआ और कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया में एक तीव्र गति का भूकंप आया है
आशंका ये जताई जा रही है कि भूकंप की वजह थी कि नॉर्थ कोरिया ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट करा है। इनफैक्ट जापान तक का ये मानना है कि शायद न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने करा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में वो एडेड प्रेशर आता हुआ, ईसीबी से डिसअपॉइंटमेंट और इन नॉर्थ कोरिया से जो खबरें आती हुई। लेकिन आपको याद होगा भारतीय बाजारों के लिए कल एक स्ट्रांग सेशन देखने को मिला था। एक वेडनेसडे के छोटे कंसोलिडेशन के बाद कल वापस चाल बेहतर थी। हालांकि कल सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले खबरें आ गई थी, टीसीएस की तरफ से वार्निंग जो आई थी, उसके बाद आईटी में तगड़ा प्रेशर था। उसके बावजूद आप देखिए दिन भर बाइंग और दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स ने 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती, 29,000 के लेवल्स के ऊपर जाके कल सेंसेक्स क्लोज हुआ। निफ्टी में अच्छी खासी मजबूती थी, 8950 के ऊपर 8952 के लेवल्स पे क्लोजिंग देखने को मिली। आप आईटी को छोड़ दें तो बाकी तमाम पॉकेट से अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। फार्मास्यूटिकल्स, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, इन सब ने बाजार की कल मदद करी। एफआईआईज ने 111 करोड़ रुपए डाले हैं, लेकिन कल डीआईआईज की तरफ से सेलिंग का वापस प्रेशर और ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी। लेकिन आज का सेशन कैसा रह सकता है? हफ्ते का आखिरी सेशन है, अगला हफ्ता फिर से एक ट्रंकेटेड वीक है, यानी कि 4 ही कारोबारी सत्र रहेंगे, क्योंकि ध्यान रखें मंगलवार को बकरीद के चलते मार्केट हॉलिडे होगी, एक ट्रेडिंग हॉलिडे होगी। तो आज के लिए रणनीति क्या हो? सीएनबी सेवास के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं? आप एक रेंज की बात कर रहे हैं सर, उस रेंज को कैसे प्ले अप किया जाए? देखिए आशीष, मोमेंटम तो अभी तक स्ट्रांग है, हालांकि खरीदारी थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ने के संकेत दिख रहे हैं कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। कल एफआईआईज की तरफ से फिर से स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली के आंक रहे हैं। तो एक बात है कि 8,950 9,000 वो रेंज जहां पर दबाव रहेगा, उसे पार करने के लिए जिस तरह के संकेत चाहिए वो है नहीं। और ग्लोबल मार्केट भी थोड़े ठंडे पड़ते दिख रहे हैं ईसीबी की बैठक के बाद। और ग्लोबल मार्केट में इतनी तेजी इसी वजह से हो रही है कि लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी हल्की होने के संकेत आएंगे तो बाजारों के लिए ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऊपरी लेवल तो दिख रहे हैं साफ 8,950 9,000 की रेंज में, जहां पर कल हम बंद हुए हैं। नीचे के लेवल पर देखिए, पहले तो 8,900 आज के लिए निर्णायक लेवल है। जब तक उसके ऊपर बने हुए तब तक बहुत घबराने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन हाँ अल्टीमेटली तेजी करने वाले ट्रेडर्स को 8,850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब अगर गैप से नीचे खुल गए तो फिर क्या करें? मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए 8,850 का स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि अगर बाजारों को कमजोर होना तो यहीं से होना है। अदरवाइज एक बार तेजी का मौका यहाँ से बनाकर फिर 8,975 9,000 की रेंज की टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। बहुत गैप से ना खुले, अगर समझिए 10-15 पॉइंट ही नीचे खुल गए तो 9,000 के स्टॉप लॉस एक बार की शॉर्ट भी बनाई जा सकती है 8,900 और 8,850 के। तो इस ट्रेडिंग रेंज में मुझे लगता है हफ्ते का आखिरी दिन दोनों तरफ मौके बन सकते हैं ट्रेडिंग करने के। और बैंक निफ्टी में कोई बहुत निर्णायक डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, कमजोरी भी नहीं दिख रही है तो मजबूती भी नहीं, और इसीलिए मैं आज बैंक निफ्टी पर इस वक्त कोई कॉल दे नहीं रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आज एक रेंज बाउंड सेशन होगा, आपको स्मार्टली उस रेंज को प्ले करना होगा। रेंज है 8850 से 8950 के। इस रेंज के ऊपर आता है तो शायद बिकवाली करने के मौके मिले बाजार में आपको, और इस रेंज के नीचे की साइड अगर मार्केट्स अप्रोच करते हैं तो खरीद के चलें। जो लेवल से जा रहे हैं बाय और सेल साइड दोनों के, वो लेवल स्क्रीन से आपके आते रहेंगे। चलिए, लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। आप मेरे साथ कैपिटल वाया इन्वेस्ट रिसर्च एनालिस्ट.com के विवेक गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। विवेक जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है निफ्टी को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है। 8930 से लेकर 8920 के रेंज में अच्छा सपोर्ट आ सकता है। इस रेंज में बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 8889 और मेरा टारगेट रहेगा 8990 का। ओके, तो विवेक भी कह रहे हैं, जैसे अनिल कह रहे थे रेंज में होगा, विवेक कह रहे हैं कि अगर नीचे की तरफ के मौके मिलते हैं, और शायद आज एसजीएक्स निफ्टी को देख के लग रहा है कि आपको नीचे की तरफ के मौके मिलेंगे, 8930 8920 के जोन्स पे आए तो नीचे की तरफ आए तो खरीदारी करके चलें। स्टॉप लगाएं अपना 8889 के लेवल्स पर, 8990 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। अच्छा विवेक जी, ये बताएं आज के लिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो? बीएल मुझे अच्छा लग रहा है, बीएल शॉर्ट करना चाहिए। अगर 1199.80 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 1217 का और 1175 का टारगेट रहेगा। केपीआईटी भी अच्छा लग रहा है, केपीआईटी बाई करके चल सकते हैं। 132 का लेवल क्रॉस हो तो बाई करें। स्टॉप लॉस 130 का और टारगेट ऊपर में 134 का। जीडीएल भी मुझे अच्छा लग रहा है, जीडीएल बाई कर सकते हैं 280 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 276-90 का और टारगेट रहेगा 285 का। अच्छा, जीडीएल मतलब गेटवे डिस्ट्रीब्यूटर्स की आप बात कर रहे हैं, बीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करने के मौके, और केपीआईटी में भी आपका मानना है
खरीदारी करके चलें। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं इनके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बाद में आपकी स्क्रीन के नीचे लगातार चलते रहेंगे, तो आप चाहें तो जब भी नोट डाउन कर सकते हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं पूजा के पास। पूजा ने आज सुबह सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो लेकर आई हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज भी सारे कॉल्स में खरीदारी की राय है। आशुतोष साना ने HCL टेक में खरीदारी की राय दी है, तो 1 से 2 दिनों में 788 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। मेघना मलका ने टाटा केमिकल्स में खरीदारी की राय दी और इनका मानना है कि 3 से 4 दिनों में 583 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में मनोज सचदेवा ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बाय कॉल दी है 140 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर 122 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। तो मूड नहीं बदला है। अनिल और विवेक दोनों मान रहे थे गिरावट में निफ्टी में खरीदारी करने के मौके, और आज हमारे पास 6 ट्रेडिंग आइडियाज हैं और 6 के 6 ट्रेडिंग आइडियाज खरीदारी करने की सलाह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, KPIT, गेटवे डिजिटल पार्क्स, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल और PFC, इन सब में एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीद कर चला जा सकता है। लेकिन चलिए आप कुछ फंडामेंटल साइड मूव करते हैं। खबरों की वजह से जो स्टॉक्स हरकत में रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज येस बैंक आपके फोकस में रहेगा। येस बैंक ने अपना QIP टाल दिया है। इस QIP के जरिए आपको याद होगा हमने कल सुबह हाईलाइट करा था, बैंक की $100 करोड़ जुटाने की योजना थी। QIP को टालने पर सफाई देते हुए येस बैंक के चेयरमैन और MD राणा कपूर ने कहा है कि QIP की नई गाइडलाइंस को लेकर स्थिति साफ नहीं है और उसके कारण इस बीच उनको इश्यू को रोकना पड़ा। The fact that when we keep it open for 2 days and there is lack of understanding of the regulation, then why is the issue not being closed on the spot? The interpretation of the regulation, if it requires for it to be kept open for 2 days, creates uncertainty on the issue. आज ट्रेड में येस बैंक फोकस में रहेगा। $1 बिलियन की QIP की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ अब मेरे सहयोगी और सिंधी से आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ये येस बैंक को क्यों टालना पड़ा अपना QIP? तो हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये इशू इसलिए उन्हें टालना पड़ा क्योंकि सेबी के नियमों के मुताबिक 3 दिनों तक QIP खोले रखना जरूरी था, और जो निवेशक यहां पर अप्लाई कर रहे थे वो चाहते थे कि उन्हें शेयर तुरंत दे दिए जाएं। तो 3 दिन इशू खोले रखने में दिक्कतों को एक वजह बताया गया है मैनेजमेंट की ओर से। लेकिन हमने जो जानकारों से बात की, उनका ये कहना है कि इशू को लेकर के या QIP को लेकर के नियमों में हाल फिलहाल कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। तो जो भी नियम थे वो सबको पता थे, यस बैंक के एडवाइजर्स को भी पता थे, उनके मैनेजमेंट को भी पता थे। जानकारों का ये मानना है कि जिस तरह से शेयर आज गिरा, अगर 2 दिन और खुला रहता तो हो सकता है कि शेयर पे और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और गिरावट आ सकती थी। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से लॉन्ग टर्म निवेश करने वाले फंड्स इसमें आए और निवेश करें, ये मंशा थी मैनेजमेंट की और मर्चेंट बैंकर्स की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वाले कुछ ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले फंड्स या इन्वेस्टर्स सामने आ रहे थे, जिनको शेयर देना शायद इन्हें उचित नहीं लगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऑल टाइम हाइज लेवल पर इस समय ये स्टॉक चल रहा है और पिछले साल भर में करीब डबल हुआ है। उसको देखते हुए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनको दरअसल इतने बड़े इशू में निवेश करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो शायद ये सारे कारण थे जिसके चलते इस इशू को फिलहाल टालना पड़ा है। ओके, तो मैनेजमेंट कहता है सेबी के नियमों को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए इश्यू को QIP को टालना पड़ा। लेकिन ध्यान रखें 1350 से 1410 का प्राइस बैंड रखा गया था और कल ये इश्यू 5.25% गिरकर ये स्टॉक 1328 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ है। शायद मैनेजमेंट ने भी इस तरह का प्रेशर एंटिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कि इस बैंड के अपर एंड पे ये पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे QIP को। तो ये स्टॉक आज फोकस में फिर से। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। हेमंत मेरे साथ बने हुए हैं, उनके साथ रोज की तरह बात करेंगे वो एक्शन वाले शेयर्स, यानी कि खबरों की वजह से जो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। उसके अलावा कमोडिटी और करेंसी में बड़ा तगड़ा एक्शन है, तो वहां पर आज की टॉप स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, ये बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताएं। देखिए आशीष, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेल का आज रिएक्शन। आप देखिए पिछले 4 दिनों में 15% की जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। हालांकि अगर आप एबिटा के फ्रंट पर देखें तो 4 क्वार्टर्स के बाद एबिटा मजबूत हुआ है।
अच्छा आया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो ये इतने इंप्रेसिव लग नहीं रहे हैं। घाटा आया है 248 करोड़ से, ये बढ़कर 535 करोड़ रुपीस का हो गया है। तो आज मुनाफा वसूली तो स्टॉक में देखने को मिलेगी। हालांकि एबिटा में आपको फिर से दोहरा दूं 4 क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव साइड पर आता हुआ, लेकिन क्योंकि पोजीशन इतनी तेजी की बन चुकी हैं और आज ग्लोबल मार्केट देखिए थोड़े ठंडे हैं, SGX 50 नीचे है, तो ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। JSPL, इसके नतीजे भी आप देखिए, ठीक है, अब जो घाटा है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप देखिए बाजार को नतीजों से ज्यादा इंतजार था कि किसी तरह की डिलीवरेजिंग की घोषणा ये कंपनी करेगी, कुछ एसेट्स बेचने की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशंस काफी सारी थी, उन एक्सपेक्टेशंस पर ये नतीजे और नतीजों के साथ जो अनाउंसमेंट नहीं आए हैं वो आज निराश कर सकते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में आप देखिए ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको नजर आएगा घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन एबिटा जो आप देखिए वो 31 करोड़ रुपए के सामने करीब 30 करोड़ रुपए का एबिटा लॉस ही आया है। तो इतने इंप्रेसिव ये नंबर्स भी नहीं लग रहे हैं। हालांकि फेस ऑफ इट आपको जरूर नजर आएगा कि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। मदरसन सुमी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए यस बैंक के QIP जिस तरह से वापस खींचना पड़ा, उसके बावजूद देखिए मदरसन सुमी ने अपना QIP कल देर शाम लॉन्च कर दिया है। तो आज देखना होगा इस QIP को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। आपको बता दूं जो प्राइस बैंड है वो 317 से 320 रुपए के बीच में रखी गई है। हालांकि बाजार को मालूम था कि ये QIP आने वाला है, CNBC आवाज पर हम आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहे थे ये QIP इसी हफ्ते खुलने वाला है, और आप देखिए कल देर रात खुल भी गया है। तो देखना होगा प्राइस बैंड के किस भाग में ये सबसे ज्यादा बिडिंग होती है और कहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इस शेयर के ऊपर नजर रहेगी। कल इस लॉन्च से पहले इस शेयर में 3% की गिरावट देखी जा चुकी है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, RBI ने 100% निवेश के लिए मंजूरी दे दी है, विदेशी निवेश के लिए। तो हेडरूम जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स के शेयर में आप जरूर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी जो 4 मैंने शेयर बताया आशीष, यहाँ पर थोड़ा आज दबाव देखने को जरूर मिलेगा। थोड़ी सी बुरी खबरों का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये आपके सामने क्विक रैप अप आता हुआ। लेकिन चलिए अब क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं और एंजल ब्रोकिंग का अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े। अनुज जी, सबसे पहले तो हाईलाइट है कच्चा तेल 1.5 करोड़ बैरल्स इन्वेंट्री कम होती हुई। मैं पढ़ रहा था जनवरी 1999 के बाद ये सबसे कमजोर आंकड़ा है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से उछाल 4-4.5% का आया था कल कच्चे तेल में। क्या वो मोमेंटम डन विद है या अभी और फर्दर लेग्स नजर आते हैं? खरीद के चलूं कच्चे तेल को सर? आशीष जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अगर हम देखें तो काफी सालों के बाद इतनी बड़ी इन्वेंट्री कम होती हुई दिखाई दी है। और दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें जहां पर हमने देखा है कि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई का कम होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर है। साथ में अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में अब ओपेक की मीटिंग भी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्रूड, और एक मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि इंट्राडे में कल हमने देखा था कि क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही इन्वेंट्री कम होकर आई थी, तो मुझे लगता है कि आज एनर्जी पैक में तेजी का माहौल बन सकता है, चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे वो क्रूड ऑयल हो। मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर में बाय करके चलना चाहिए। तो एनर्जी पैक, कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करके चलें, और अनुज की स्ट्रैटेजी सोने पे आती हुई स्क्रीन पे बेच के चले। ध्यान रखें डॉलर में रिकवरी के चलते सोना कल भी स्लिप होता हुआ नजर आया था, और बेचने के मौके होंगे 3200 के टारगेट्स के लिए। अनुज जी आपका धन्यवाद। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और SGX निफ्टी देख लीजिए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। हालांकि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी है। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 0.5% के आसपास का दबाव, अब 1/3% की कमजोरी। एशिया में वो नॉर्थ कोरिया में कहा जा रहा है वो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट करा है। उसके बाद एशिया में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन लो लेवल से अब एशिया रिकवर होता हुआ काफी हद तक। अनिल और विवेक गुप्ता से मैंने बातचीत करी थी, और अनिल भी मानते हैं रेंज बाउंड सेशन होगा, गिरावट में खरीदारी करने के मौके। विवेक गुप्ता का भी मानना था कि गिरावट में खरीद करके चले। इनफैक्ट जितनी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आए थे टेक्निकल साइड पे, सारे बाय साइड के रिकमेंडेशंस थे। लेकिन आज ध्यान रखें एक ट्रंकेटेड वीक होगा, अगला छोटा हफ्ता होगा, मंगलवार को छुट्टी है, हम हफ्ते के एंड में खड़े हुए हैं। और साथ साथ आज शाम को IIP के आंकड़े आने वाले हैं। ये 5:30 बजे आएंगे जुलाई IIP के आंकड़े, और कमजोर होने वाले हैं। 1.37% पे एक्सपेक्टेशंस, पिछले महीने 2.1% IIP की ग्रोथ थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहा जा रहा है इस बार कुछ कमजोर परफॉर्मेंस दिखाएगी। चलिए वो नंबर्स देखेंगे, बस आवाज पे एक पैनल भी होगा 5:30 बजे शाम को। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज हेमंत और मैं लेकर आऊंगा स्टॉक 2020।